की एसएसटी का फर्स्ट लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांसीसी क्रांति का सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट की वीडियो आप इससे पहले देख सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल में जाकर। और सेकंड पार्ट में है द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, मीन्स फ्रांसीसी जो क्रांति है उसका आउटब्रेक शुरुआत कैसे हुई। इससे पहले की वीडियो आप देख सकते हैं इसी चैनल पे, उसमें कैसे लुईस 16 ने टैक्स बढ़ाए थे उसके बारे में दिया है। लुईस 16 had to increase taxes for reason you have learned in the previous section। इससे पहले के सेक्शन में आपने देखा कि किन कारणों से लुईस 16 ने टैक्स बढ़ा दिए थे, कर बढ़ा दिए थे। हाउ डू वी थिंक ही कुड हैव गॉन अबाउट डूइंग दिस। क्या आप सोच सकते हैं, आप कैसे सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा। इन France of the old regime, the monarch did not have power to impose tax according to do his will alone। अब फ्रांस में क्या नियम था प्राचीन मोनार्क ओल्ड रिजीम मीन्स प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी जो राजा होता था अपनी मर्जी से टैक्स नहीं लगा सकता था। rather he had to call a meeting for the state general which would then pass his proposal for a new tax। अब इसके लिए उसको क्या करना होता था, स्टेट जनरल जो प्रतिनिधि सभा है, स्टेट जनरल मतलब प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर अपने नए जो टैक्स हैं उनके प्रपोजल की मंजूरी लेनी पड़ती थी, उन प्रपोजल्स को पास करना पड़ता था नए टैक्स के लिए। द स्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी विच द 3 स्टेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब जो स्टेट जनरल था वो क्या था, स्टेट जनरल जो है एक पॉलिटिकल बॉडी राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों स्टेट के अपने अपने प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव होते थे। हाउएवर द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल अ मीटिंग ऑफ दिस बॉडी। अब यह लेकिन जो निर्णय था कि इस जो पॉलिटिकल बॉडी है इसकी मीटिंग कब ली जाए, इसका निर्णय जो है राजा करता था यहाँ फ्रांस का। The last time it was done was in 1614 में लास्ट टाइम ये मीटिंग बुलाई गई थी। नेक्स्ट पैरा देखिए यहाँ पे। ऑन 5 मई 1789 लुईस 16 कॉल्ड टुगेदर एन असेंबली ऑफ द स्टेट जनरल टू पास प्रपोजल फॉर न्यू टैक्स। अब 5 मई का दिन है, इसमें जो है 1789 में नए जो टैक्स है उसके प्रपोजल को अनुमोदन के लिए स्टेट जनरल की जो मीटिंग है वो बुलाई गई। रेस्प्लेंडेंट हॉल इन वर्साइल वॉज प्रिपेयर्ड टू होस्ट द डेलीगेट्स। अब इसके लिए प्रतिनिधियों की मेज़बानी के लिए एक आलीशान भवन, रेस्प्लेंडेंट हॉल मीन्स एक बहुत अच्छा भवन वहाँ पर वर्साइल में सजाया गया, प्रिपेयर किया गया। द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट्स एंड 300 रिप्रेजेंटेटिव ईच हु वाज सीटेड इन रो फेसिंग ईच अदर ऑन 2 साइड्स। अब वहाँ पे 3 से जो रिप्रेजेंटेटिव आए प्रतिनिधि दूसरे स्टेट सेकंड स्टेट से आए जो आमने सामने मुँह करके बैठ गए। while the 600 मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड टू स्टैंड एट द बैक। और जो 600 मेंबर्स आए थे कहाँ से, जो थर्ड स्टेट तीसरे स्टेट से 600 जो मेंबर आए थे उनके पीछे खड़े किए गए। स्टैंड एट बैक मीन्स पीछे खड़े किए गए उनके। द थर्ड स्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स। और जो तीसरा स्टेट था इसका प्रतिनिधित्व जो है इस समय जो है प्रॉस्परस समृद्ध और एजुकेटेड शिक्षित वर्ग कर रहे थे। प्रेजेंट आर्टिजन एंड ओमेन वर डिनाइड एंट्री टू द असेंबली। अब वहाँ पे नियम क्या था, किसान पीजेंट ओमेन्स और आर्टिजन कारीगर लोग जो थे सभा में उनका प्रवेश वर्जित था इस मीटिंग में। हाउएवर देयर ग्रीवेंस एंड डिमांड्स वर लिस्टेड इन सम 40,000 लेटर विच द रिप्रेजेंटेटिव हैड ब्रॉट विथ देम। फिर भी हाउएवर का मतलब है फिर भी 40,000 जो लेटर्स के माध्यम से उनकी शिकायतें डिमांड्स मांग की सूची लिस्ट बनाई गई थी जिससे जिनको जो है रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर अपने साथ लेकर आए थे। वोटिंग
नेक्स्ट पैरा देखिए, वोटिंग इन द स्टेट जनरल in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote। अब स्टेट जनरल का जो नियम था उसके अनुसार प्रत्येक क्लास को जो है एक वोट, एक मत देने का अधिकार था। दिस टाइम टू लुइस 16 वॉज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस। इस समय भी लुइस 16 ने इसी प्रथा का पालन जो वहाँ पर डिटरमाइंड था वो इसी प्रथा का पालन वहाँ पर करवा रहा था। बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल। अब तीसरे वर्ग के जो प्रतिनिधि थे उनने मांग रखी कि अब की बार जो है पूरी सभा के द्वारा मतदान किया जाएगा। वह ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, और प्रत्येक सदस्य को एक वोट देने का अधिकार होगा। This was one of democratic principles put forward by philosopher like Rousseau in his book The Social Contract। ये जो है लोकतंत्र का सिद्धांत था जिसे रूसो ने एक मिसाल के तौर पर अपनी जो पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में दिया था, प्रस्तुत किया था। When the king rejected this proposal, member of the third state walked out the assembly in the protest। जब सम्राट ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, अस्वीकार कर दिया, जो मेंबर थे तीसरे स्टेट के, इन प्रतिनिधि ने विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। नेक्स्ट पैराग्राफ, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट व्यू देमसेल्फ एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशंस। अब तीसरे स्टेट के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण पूरे फ्रांसीसी देश का प्रवक्ता मानते थे। On 20 June, they assembled in a hall of an indoor tennis court in the ground of the Versailles। अब इन लोगों ने क्या किया, 20 जून को ये जो प्रतिनिधि थे वर्साई का एक इंडोर टेनिस का स्टेडियम था, कोर्ट था, वहाँ पर जमा हुए। They declared themselves a national assembly and swore not to disperse till they had drafted a constitution for France that would limit the powers of a monarch। उन्होंने अपने आप को जो है वहाँ पर नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और ये श्योर में शपथ ली कि जब तक सम्राट जो फ्रांस का राजा है उसकी शक्तियों को, पावर्स को कम करने वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तैयार किया जाएगा, तब तक ये असेंबली जो है भंग नहीं होगी। दे वर लेड बाई, अब उनको मिराबियो और आवेशिये, लेड बाई मिराबियो एंड आवेशिये, उनके लीडर्स ये दोनों थे। मिराबियो वॉज बोर्न इन अ नोबल फैमिली but was convinced of the need to do away with a society of feudal privilege। अब मिराबे का यहाँ पे थोड़ा सा परिचय दिया गया है। उसका जन्म एक नोबल फैमिली, कुलीन परिवार में हुआ था, लेकिन जो प्रिविलेज, सामंती जो विशेषाधिकार थे समाज को जो खत्म करते थे, इनसे परेशान करते थे, इनसे वो असहमत था। जो फेडरल प्रिविलेज था इसको वो ख़त्म करना चाहता था। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles। अब वो जो है उसने एक पत्रिका, जर्नल में से पत्रिका निकाली और वर्साई में जो भीड़ जुटी थी उसके समक्ष जो है जोर से उस असेंबल्ड करके लोगों को वहाँ पर पावरफुल स्पीच दी थी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, दिस इज़ द पिक्चर, कोर्ट में जो ओथ ले रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, और एक विशाल पेंटिंग के माध्यम से जो है जैक लुई डेविड ने इसको पेंटिंग किया है और नेशनल असेंबली की ये तस्वीर जो है यहाँ पर दी गई है। और उससे पहले ऊपर आप पेज में कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेट्स दे रखे हैं, इनको देख सकते हैं। जैसे 1774 में क्या हुआ था, इसमें जो है लुइस फ्रांस का राजा बनता है और वहाँ पे एम्प्टी ट्रेजर, राजकोष उसको खाली मिलता है और समाज में जो है बहुत टेंशन उस समय पे होती है। 1789 ये भी बहुत इम्पोर्टेंट डेट है हिस्ट्री में। इसमें स्टेट जनरल का जो है कॉन्वोकेशन मीन्स आह्वान होता है और जो थर्ड स्टेट है
थर्ड स्टेट नेशनल असेंबली का गठन करके बास्तिल पे हमला, स्टॉर्म्ड मीन्स हमला होता है, पीजेंट रिवोल्ट कंट्री साइड में होने लगता है। अब 1791 में एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड टू लिमिट, जो राजा की शक्तियों को, पावर को लिमिट कर, अंकुश लगाने के लिए, और इस लोगों को जो है राइट्स, ह्यूमन को राइट्स देने के लिए, बेसिक राइट्स देने के लिए यहाँ पे ये घटना यहाँ पे होती है। 1792 और 93 में फ्रांस जो है एक रिपब्लिक में से गणराज्य बन जाता है, और द किंग वॉज बीहेडेड मीन्स उसका सिर काट के उसको मार दिया जाता है, और जेकोबिन रिपब्लिक का पतन होता है, और फ्रांस में डायरेक्टरी रूल से फ्रांस में प्रारंभ होता है। 1804 में नेपोलियन जो है एम्परर बनता है फ्रांस का, एनेक्स लार्ज पार्ट्स ऑफ यूरोप का बहुत ज़्यादा जो भूभाग है, एनेक्स मीन्स उस पर कब्जा कर लेता है, फ्रांस में मिला लेता है। 1815 ये बहुत इंपॉर्टेंट घटना है हिस्ट्री में। इसमें वाटरलू का युद्ध होता है, जिसमें नेपोलियन डिफीटेड मीन्स हार हो जाती है नेपोलियन की। नाउ कम टू वंस अगेन ऑन लेसन। इस लेसन में नेक्स्ट पैरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, एवेसीजे जो दूसरा लीडर्स था इस नेशनल असेंबली का, उसका नाम था एवेसीजे। ओरिजिनली ऑफ प्रीस्ट, एक पादरी था, रोड एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज़ द थर्ड स्टेट। उसने क्या किया था, एक शीर्षक से जो है पैम्पलेट लिखी थी, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, तीसरा स्टेट क्या है, ये शीर्षक था। CH इसने बहुत प्रभावशाली पत्रिका, ये पम्पलेट यहाँ पर निकाली थी। नेक्स्ट, वाइल नेशनल असेंबली वॉज बिजी एट वर्साइल ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, द रेस्ट ऑफ फ्रांस सीथेड विथ टर्मोइल्स। अब जब नेशनल असेंबली जो है प्रारूप तैयार करने में बिजी थी, ड्राफ्टेड मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारूप है उसको तैयार कर रही थी, तो पूरा फ्रांस जो है सीथेड विथ टर्मोइल मीन्स आंदोलित हो रहा था पूरा फ्रांस। सेवरी विंटर हैड मेंट अ बैड हार्वेस्ट, और कड़ाके की ठंड मीन्स सेवरी विंटर मीन्स बहुत ज़्यादा ठंड के कारण फसल पे असर पड़ा था, मीन्स फसल बहुत बेकार हुई थी। अब इसके कारण क्या हुआ था, द प्राइस ऑफ ब्रेड रोज, जो ब्रेड के प्राइस थे वो आसमान छू रहे थे। ऑफन बेकर्स एक्सप्लॉइटेड द सिचुएशन एंड होर्डेड सप्लाईज। अब जो बेकरी के मालिक थे उनकी स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए ये लोग होर्डेड सप्लाईज में से जमाखोरी में लगे हुए थे। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन लॉन्ग क्यू at the bakery, crowd of angry women stormed into the shops। अब बेकरी की दुकानों में जो है क्राउड करके, घंटों लाइन लगा के, जो एंग्री गुस्साई हुई वुमेन्स हैं, औरत हैं, उन्होंने दुकान पर हमला कर दिया। स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स, दुकान पर हमला कर दिया। एट द सेम टाइम द किंग ऑर्डर्ड ट्रूप्स टू मूव इनटू पेरिस। अब इसी समय पे दूसरी तरफ जो किंग था उसने क्या ऑर्डर दिया, पेरिस में जो है प्रवेश करने का आदेश दे दिया अपने सेना को। ऑन 14 जुलाई द एगिटेटेड क्राउड स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड एट द बास्तिल, और 14 जुलाई को बास्तिल पर हमला करके उसका जो है डिस्ट्रॉय मीन्स ध्वंस कर दिया गया। दिस इज द मैप नीदरलैंड्स, अलास्का, यहाँ पे कौन सी टेरिटरी कब्जाई थी इसका अभी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट पैरा देखते हैं। इन द कंट्री साइड यू मस्ट स्प्रेड फ्रॉम विलेज टू विलेज दैट द लॉर्ड्स ऑफ द मैनर। अब कंट्री साइड गांव वाले एरिया में ये अफवाह फैल गई कि जो लुटेरे हैं ये लोग देश को लूटने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। had hired bands and brigades who were on their way to destroy the ripe crops। अब मालिकों ने क्या किया, यहाँ पे गांव वाले एरिया में जो लुटेरे थे उनको बुला लिया, और जो पकी हुई फसल को जो है ख़त्म करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए निकल पड़े थे। Caught in frenzy of warfare, peasants in several districts seized
hoves the pitchfork and uh, attacked Catex। अब यहाँ पे कई जिलों में आक्रमण करने वाले किसानों ने कुदालों और बेलचों से जो है ग्रामीण जो कैटैक्स का मतलब है ग्रामीण जो किले थे वहाँ पर आक्रमण कर दिए। होब्स एंड पिचफॉर्क्स कुदाल और जो बेलचे थे वहाँ पे अटैक कर दिया गया। द लूटेड होडगार्ड्स ग्रेन एंड बर्न्ट डाउन डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ मेमोरियल्स ड्यू। अब उन्होंने अन्न के जो भंडार थे होडेड ग्रेन्स उनको लूट लिया और लगान संबंधी जो डॉक्यूमेंट्स कंटेन किए थे रिकॉर्ड रखा था उनको जलाकर राख कर दिया। A large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to neighboring countries। अब कुलीन लोग जो थे बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए। बहुत सारे लोगों ने पड़ोसी जो नेबरिंग कंट्री थी वहाँ माइग्रेट कर लिया, वहाँ की शरण ली। फेस्ट the power of revolting subject, Louis XVI finally accorded recognition to National Assembly and accepted the principle that his powers would from now be checked by Constitution। अब यहाँ पर क्या हुआ, राजा जो है अपने विद्रोह के कारण अपनी शक्ति का उनने अनुमान लगाया राजा ने, और इतना फेस करने के कारण लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी और माना कि उसके सत्ता पर जो है संविधान का अंकुश लगेगा, मतलब संविधान के अनुसार उसकी सत्ता चलेगी। ऑन द नाइट ऑफ 14 अगस्त 1789 द असेंबली पास्ड अ डेक्री एबोलिशिंग अ फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन एंड टैक्स। और 4 अगस्त की रात को 1789 में असेंबली ने जो टैक्स थे, कर थे और जो कर्तव्य और जो सामंती व्यवस्था थी वहाँ पे जैसे टाइथ व अबोलिस्ट एंड लैंड ऑन द चर्च और कॉन्फिस्टिकेटेड, सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया और पादरी वर्ग का जो टैक्स थे, टाइथ्स जो वहाँ पे लगे थे उनको अबोलिश करके अपने विशेषाधिकारों को छोड़ने के लिए विवश कर दिया जो फर्स्ट स्टेट के विशेषाधिकार थे। एज रिजल्ट द गवर्नमेंट एक्वायर्ड स्टेट वर्थ एट लीस्ट 2 बिलियन लिब्रे। और धार्मिक कर समाप्त करके जो है और जो चर्च के स्वामित्व वाली ज़मीन थी उनको कॉन्फिस्टिकेटेड में से उसको जब्त कर लिया, जो चर्च के स्वामित्व में ज़मीन थी। इस प्रकार कम से कम 2 बिलियन लिब्रे का जो है संपत्ति सरकार के हैंड ओवर हो गई, सरकार के हाथ में आ गई। नेक्स्ट यहाँ पर कैटेक्स के बारे में दे रखा है और मैनर जो लॉर्ड यहाँ पर था उनका। नाउ कम टू 2.1 हियर। ये सब होने के बाद आप देखिए 2.1 है फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। फ्रांस जो है संविधानिक राजतंत्र, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है संविधानिक राजतंत्र फ्रांस बन गया। मीन्स मोनार्की तो थी लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार अब चलना था। अब क्या होता है आगे देखिए। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप जो है पूरा कर लिया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, सम्राट जो मोनार्क था उसके पावर्स को लिमिट करना, मीन्स कम करना। दीज पावर्स इंस्टेड ऑफ बीइंग concentrated in the hands of one person or now separated and assigned to different institution। और एक व्यक्ति के हाथ में जो केंद्रीकृत होने के बजाय पावर्स, इन शक्तियों को विभिन्न जो संस्थाएं थी उनमें बांटा गया। ये संस्थाएं लेजिस्लेचर थी, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में इसको डिवाइड अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सेपरेशन इनका किया गया।
दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब इसके कारण एक संवैधानिक राजतंत्र कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना। फिगर नंबर 7 एक्सप्लेन हाउ द न्यू पॉलिटिक्स सिस्टम वर्कड। ये दिखाता है कि नई जो राजनीतिक व्यवस्था थी कैसे काम करती थी। यहाँ पर देखिए जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, जो लेजिस्लेचर है। किंग को वीटो का अधिकार यहाँ पर दिया गया है और नेशनल असेंबली जो है मिनिस्टर्स को कंट्रोल करेगी और राजा को भी कंट्रोल करेगी। और एक्टिव सिटीजन वोट, जो एक्टिव सिटीजन एंटाइटल्ड टू वोट, ये लोग सभी लोग वोट देंगे। 4 मिलियन इनकी जनसंख्या थी, पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन में 4 मिलियन इनकी जनसंख्या थी। और जो पैसिव सिटीजन थे ये 3 मिलियन मैन थे, इनको वोटिंग राइट्स नहीं था, जिनमें वुमेन्स थे, चिल्ड्रन थे और यूथ थे बिलो 25। वो यूथ जो 25 एज से नीचे हैं। तो इस प्रकार ये इलेक्टर्स थे 50,000 मैन, 50,000 लगभग पुरुष। ये इनको जो है ये लोग चुनते थे। कौन लोग? 4 मिलियन जिनको वोट देने का अधिकार था। और यही लोग नेशनल असेंबली को चुनते थे। फिर 745 मेंबर्स होते थे और इस नेशनल असेंबली को लेजिस्लेचर कहा जाता था और एग्जीक्यूटिव राजा वाले पार्ट को जुडिशरी न्यायपालिका को कहा गया। तो ये सिस्टम दिया नए जो फ्रांस का संविधान आया। नेक्स्ट पेरा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्ट। अब जो 91 का संविधान था स्टेट पावर, उनने पावर जो है कानून बनाने का, जो मेक लॉ इन द नेशनल असेंबली विच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया। नेशनल असेंबली जो है इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। दिस इज सिटीजन वोटेड फॉर अ ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स हु इन टर्न टू चूज द असेंबली। और सब प्रथम जो है नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। ग्रुप ऑफ इलेक्टर से एक समूह, जो निर्वाचक समूह है उनका चुनाव करते थे और जो नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउ हैड राइट टू वोट। सभी सिटीजन के पास जो है मतदान का अधिकार नहीं था। ओनली मैन अबाउट 25 ईयर ऑफ एज हु पेड टैक्स इक्वल एट लीस्ट 3 days of लेबर वेज व गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। अब देखो यहाँ पे क्या नियम था। 25 वर्ष जो ऊपर वाले पुरुष हैं सक्रिय एक्टिव सिटीजन, उनको वोट देने का दर्जा अधिकार दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की लेबर मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते हों, कर चुकाते हों। दे वर एंटाइल्ड टू वोट, उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। द रिमेनिंग मैन एंड वोमेन और क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। और जो बचे हुए लोग थे मैन और वुमेन, उनको पैसिव सिटी, निष्क्रिय नागरिक के रूप में जो है क्लासिफाइड उनको किया गया था। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन अ मेंबर ऑफ द असेंबली, अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट बैरेक ऑफ टैक्स पेयर। और जो इलेक्टर निर्वाचक था, निर्वाचक की योग्यता जो है प्राप्त करने के लिए असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का जो है करदाताओं को हाईएस्ट ब्रैकेट में से उच्च श्रेणी में आना जरूरी था। मीन्स जो निर्वाचक बनना चाहता था या असेंबली का सदस्य बनना चाहता था, वो ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स उसको देना होता था। और उसके बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन सिटीजन, पुरुष और नागरिक का अधिकार घोषणा पत्र यहाँ पर दिया गया है। मैन आर बॉर्न एंड रिमेन फ्री इक्वल इन राइट्स। आदमी स्वतंत्र पैदा होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। सेकंड पॉइंट में यहाँ पर है द एम ऑफ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन इज, मतलब हमारे जो पॉलिटिकल एसोसिएशन राजनीतिक संगठन हैं, द प्रिजर्वेशन ऑफ नेचर एंड इनएलिनेबल राइट्स ऑफ मैन। और जो प्राकृतिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकार हमारे पास हैं, दीज आर लिबर्टी, उसमें जो है लिबर्टी है, स्वतंत्रता, और प्रॉपर्टी संपत्ति, सिक्योरिटी
सुरक्षा और शोषण, रेसिस्टेंट टू ऑपरेशन, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, ये सब दिया गया था पुरुषों को। द सोर्स ऑफ सोवर्जिनिटी रिसाइड्स द नेशंस, मतलब समग्र जो संप्रभुता है, सोवर्जिनिटी वो नेशंस में रहेगी। नो ग्रुप और इंडिविजुअल में एक्सरसाइज अथॉरिटी दैट डज नॉट कम फ्रॉम द पीपुल, कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसे अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा जिसे जो है जनता की सत्ता की स्वीकृति नहीं मिली हो। फोर्थ, लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू whatever is not injurious to others, और जो लिबर्टी स्वतंत्रता है ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न हो, इस चीज़ को लिबर्टी बोला गया। मतलब अपनी स्वतंत्रता इतनी हो जिससे औरों को इंजरी ना हो, नुकसान ना हो। फिफ्थ पॉइंट, द लॉ हैज़ द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शन दैट इंजरीज टू सोसाइटी, समाज के लिए कोई भी इंजरियस हानिकारक काम करना, पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है, मतलब जो गलत करता है उस पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास। सिक्स्थ, लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स इंफॉर्मेशन पर्सनली और थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव। सिक्स्थ पॉइंट में कानून के सामने जो है इच्छा, अभिव्यक्ति की इच्छा सभी की होती है, सभी नागरिकों को व्यक्तिगत पर्सनल रूप से अपने रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से इस इच्छा को व्यक्त करने या इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार था। ऑल सिटीजन इक्वल बिफोर इट, इसके सामने सभी लोग समान थे। सेवन्थ पॉइंट है, नो मैन मे एक्यूज, अरेस्ट, डिनाइड एक्सेप्ट द केस डिटरमाइंड बाय द लॉ। सेवन्थ में बोला गया कि कानून के प्रक्रिया के बाहर किसी व्यक्ति को जो है डिटेन, अरेस्ट नहीं किया जाएगा, एक्यूज दोषी नहीं समझा जाएगा और न ही अरेस्ट या नज़रबंद किया जाएगा। 11th हियर, 7th के बाद सीधे 11th पॉइंट यहाँ पर दिया है। 7th के बाद 11th, एवरी सिटीजन मे स्पीक, राइट, प्रिंट फ्रीली, ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अब्यूज ऑफ लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। प्रत्येक नागरिक को बोलने और राइट, लिखने, छापने, प्रिंट के लिए वो आज़ाद है, लेकिन कानून के द्वारा जो दिया गया है कुछ नियम्स बाय द लॉ डिटरमाइन किए गए हैं, उसका इस स्वतंत्र का दुरुपयोग नहीं करेगा और इसकी जिम्मेदारी भी होगी। और 12th पॉइंट यहाँ पर है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉमन टैक्स इज इंडिस्पेंसेबल, इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली। कहने का मतलब है फॉर द मेंटेन पब्लिक फोर्स, सार्वजनिक सेना के लिए, प्रशासन के खर्चे को चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना जो है कॉमन टैक्स से अपरिहार्य है। सभी नागरिकों को आय के अनुसार जो है इतना कर असेस्ड इक्वली टू ऑल सिटीजन प्रोपोर्शन ऑफ देयर मीन्स, आय के अनुसार इतना कर देना चाहिए। 17 पॉइंट में कहा गया, सिंस प्रॉपर्टी इज सेक्रेड एंड इनओलेबल राइट, प्रॉपर्टी जबकि एक पावन और जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके, इनवॉयलेबल राइट, अधिकार है, लोग प्रॉपर्टी रख सकते हैं। नो वन मे डिप्राइव्ड ऑफ इट, और इससे वंचित नहीं किया जा सकता किसी को, डिप्राइव्ड मीन्स वंचित, अनलेस अ लीगल एस्टाब्लिश द पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्ड इट, जब तक कि विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक ना हो, तब तक इसको आदमी रख सकता है प्रॉपर्टी को। इन दैट केस अ जस्ट कॉम्पनसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, और ऐसे मामले में जो है सरकार के द्वारा कुछ मुआवजा, कंपनसेशन का मतलब होता है मुआवजा देना चाहिए अगर गवर्नमेंट अधिग्रहित करती है किसी की प्रॉपर्टी को। रिवोल्यूशनरी यहाँ पे जॉन पॉल मरात ने अपना जो अखबार है न्यूज़पेपर, उसमें लिखते हैं कि जो रिप्रेजेंटेटिव है पब्लिक के लिए उनको जो है अमीरों को सौंप दिया है रिप्रेजेंटेटिव का कार्यभार, और जो पुअर हैं और जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, गरीब लोग
उनकी दशा जो है शांतिपूर्ण तरीक़ों से तो सुधर नहीं सकती है। और ये कानून तभी तक चलेंगे जब तक ये लोग उनको मानेंगे, और आगे फिर वही हश्र होगा जैसे अमीर लोग, जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, अमीर लोग चाहेंगे। नेक्स्ट बॉक्स 1 हियर पॉलिटिकल सिंबल्स कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। दिस इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल सिंबल। फर्स्ट में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 18 सेंचुरी में इस प्रकार की द ब्रोकन चेन का मतलब है टूटी हुई जंजीर। हाँ, चेन यूज्ड फॉर द फेटस स्लेव, जो दासों को, गुलामों को बांधने के लिए इसका प्रयोग होता था। अ ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर द एक्ट्स ऑफ बिकमिंग फ्री, इसका टूटी हुई हथकड़ी का मतलब आज़ादी का प्रतीक। नेक्स्ट है बंडल्स ऑफ रोड्स ऑफेंस ऑन रोड कैन बी इजली ब्रोकन, जो बर्छीदार ये रॉड्स हैं, इसमें ये समझाया गया है कि एक रॉड जो है इजीली ब्रोकन, आराम से टूट सकती है, बट वन एंटायर बंडल, लेकिन इसको बंडल में अगर बांधा दिया जाए, यानी एकता में शक्ति है। स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी, एकता में बल है, एक साथ नहीं टूट सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर एक आइज दिया गया है, और इसका मतलब है आइज विद इन द ट्रायंगल रेडिएटिंग लाइट, त्रिभुज के अंदर जो रेडिएट कर रही है लाइट, रोशनी बिखर रही है, इसका मतलब ऑल सीइंग आई, सब जगह देखने वाली आँख। स्टैंड फॉर नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक है। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स इग्नोरेंस, यानी सूर्य की जो किरणें, रेज हैं, वो अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। और आगे एक स्केप्ट्री दे रखा है, यानी सिंबल ऑफ रॉयल पावर, एक राजदंड यहाँ पर दिया है, शाही सत्ता का प्रतीक इसको माना गया है। और स्नैक ये क्या कर रहा है, बीटिंग इट्स टेल फ्रॉम अ रिंग, एक रिंग है यहाँ पे अपनी पूंछ में स्नैक ने डाल रखा है। सिंबल ऑफ एटर्निटी का मतलब है सनातन, सब लोग समान हैं। और रिंग हैज़ नाइदर बिकम नो एंड, और सब लोग पूरी तरह से समान हैं, क्योंकि अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता। नेक्स्ट सिंबल यहाँ पर दिया है, ये कैप दे रखी है रेड कलर की, रेड फ्राइजियन कैप वोर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री, मीन्स दास जो थे, गुलाम, स्वतंत्र होने के बाद, फ्री होने के बाद इस कैप को पहनते थे, ये भी फ्रीडम का प्रतीक है। ब्लू रेड वाइट, यहाँ पर है ब्लू रेड वाइट और रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस के राष्ट्रीय कलर है ब्लू रेड और वाइट। और एक सिंबल और यहाँ पर है द विंग्ड ओमेन, और इसका मतलब क्या, विंग्ड ओमेन मीन्स पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ, कानून का मानवीकरण, मानवीय रूप है कानून का ये ओमेन के रूप में। और द लॉ टैबलेट, इसको हिंदी में अगर हम देखें तो विधि पट कहा जाता है, जिसमें लॉ कानून लिखे रहते हैं। द लॉ इन द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट, लॉ सबके लिए समान है और इसके सामने सब लोग समान हैं। दीज आर द सिंबल्स। और कुछ एक्टिविटी यहाँ पर करने के लिए दी गई है, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, और इसको आपने पहचान करना है कि कैसे फ्रांसीसी क्रांति से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का मतलब है यहाँ पे बंधुत्व, भाईचारे की भावना आती है। सो दिस इज़ द सेकेंड पार्ट कंप्लीट। और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रांस एबोलिश मोनार्की, राजतंत्र का एबोलिशन कैसे हुआ, कैसे मोनार्की का अंत हुआ और बिकम अ रिपब्लिक। एक रिपब्लिक का मतलब होता है गणतंत्र, फ्रांस से गणतंत्र कैसे बनाए। थर्ड पार्ट में हम इसको स्टडी करेंगे। और 2 पार्ट्स इसके हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आप लोग यूट्यूब चैनल पे इसको देख सकते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट है क्लास 9th की हिस्ट्री। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं लगातार इस सब्जेक्ट की वीडियोज़ को देखने के लिए, हिंदी एक्सप्लेनेशन को अच्छी तरह से
समझने के लिए थैंक्स।